मैं आपसे जो अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उस पर मेरी एक स्टूडेंट थी मोनिका, जो आज एनवीएस में ही है। यस सर। उसने एक डेमो बनाया जो मेरे स्टूडेंट्स ने जरूर देखा होगा, शायद आपने भी बताया कि आपने भी यस देखा सर। था। यस सर। तो ये टॉपिक है रस। यस सर। तो ये किसे कहते हैं, अच्छे से समझाइए। सर रस काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक को देखने से हमें जिस आनंद की, जिस खुशी की उत्पत्ति होती है उसको रस कहते हैं। ओके। सर रस 11 प्रकार के होते हैं ओके। और इसके 4 अंग होते हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। सर रस श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, अद्भुत रस और सर शांत रस, भक्ति रस, वात्सल्य रस इत्यादि हैं। सर श्रृंगार रस के बारे में बताना चाहूँगी कि श्रृंगार रस में जो है नायक नायिका के प्रेम और मिलन और बिछोड़ने का जो है वर्णन किया जाता है। इसका स्थायी भाव रति है। ये 2 प्रकार का है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में जो है नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है, वियोग श्रृंगार में नायक नायिका के बिछोड़ने का वर्णन किया जाता है। छंद का प्रयोग क्यों किया जाता है? सर छंद का प्रयोग किया जाता है, इससे काव्य में सुंदरता आती है। और सर इसका प्रयोग, छंद का प्रयोग इसलिए भी किया जाता है कि ये काव्य को जो है ज़्यादा इधर उधर नहीं बढ़ने देता है, उसको अपने में समेटे रहता है। ओके। आज आपका सेकंड डे है। यस सर। कैसा लग रहा है आपको पीडी क्लासेस पर कोर्स? सर अच्छा लग रहा है। आप एंजॉय कर रहे हैं? यस सर। ओके। आपको कैसे पता चला था यहाँ के बारे में? सर मैं जो है इंटरव्यू के बारे में मोबाइल में सर्च कर रही थी तो उसमें ऑटोमेटिक आ गया पीडी क्लासेस। ओके। फिर आप यहाँ आए तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, खूब एंजॉय कर रहे हो? यस सर। सेकंड डे ही आप बोल रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है? यस सर। ओके। क्या चेंजेस लग रहे हैं मुक्ता आपको मैडम में? काफी 2 दिनों में लग रहे हैं। ओके। और अमित आपको? स्टैमिना भी काफी बढ़ चुका है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है सर। ओके। कल से काफी ज़्यादा राइट। वेल डन परफॉर्मेंस है। ओके। काफी वेरी वेल। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, छंद का प्रयोग क्यों किया जाता है? सर जैसा कि हमने अभी बताया, छंद का प्रयोग काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है और काव्य ज़्यादा बहुत बड़ा ना बन जाए, उसकी तुकबंदी बनी रहे और विराम चिन्हों आदि का प्रयोग करके। मैं ये नहीं कहूँगा एनवीएस इंटरव्यू में ऐसा होगा। आईएएस में मैंने सुना है इंटरव्यू बहुत ट्रिकी होते हैं, वो आपको एक क्वेश्चन 3 बार पूछते हैं। मैडम ये बताइए, थोड़ी देर बाद मैडम ये बताइए। तो जैसा आपने बोला कि सर जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो अगर मैं एक बार और पूछता तो आप बोलते सर अभी तो बताया था आपको। नहीं सर, फिर हम बताते हैं। हाँ हाँ, नहीं मेरी बात सुनिए। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, वो आपका पेशेंस देखते हैं, यानी कि वो ये देखते हैं कि ये पर्सन कितने अच्छे तरीके से बताता है या अपना पेशेंस खो देता है। तो आपका फर्ज बनता है हर बार उनके दिए गए क्वेश्चन को नए तरीके से, नए सिरे से और नए अंदाज से देना है। बात तो वही है, मगर बहुत अच्छे अंदाज में कहना है। चलिए गुड। अगला मेरा क्वेश्चन आ रहा है आपसे, उपभ्रंश के कुछ कवियों के नाम बताइए। सर अपभ्रंश के कवि जो हैं स्वयंभू हैं। अपभ्रंश है सर, अपभ्रंश के कवि हैं स्वयंभू हैं और जो है सर पुष्पदंत जी हैं, इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। ओके। आदिकाल को स्पष्ट करिए। सर आदिकाल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार संवत 1050 से संवत 1375 माना जाता है। आदिकाल में रासो काव्य की प्रधानता है, कल्पना का प्रादुर्भाव किया गया है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन बढ़ा चढ़ा करके बात कही गई है, युद्धों का सजीव वर्णन किया गया है। और सर आदिकाल में धार्मिक ग्रंथों की रचना की गई है, जैसे सिद्धनाथ और जन साहित्य पर रचनाएं रची गई हैं। आदिकाल में लोकाश्रित रचनाएं भी रची गई हैं, जैसे राजस्थान से ढोला मारूरा दुहा रचना रची गई है कुशल लाभ जी के द्वारा। संधि किसे कहते हैं? सर संधि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार अथवा परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। सर संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सर स्वर संधि में स्वर से स्वर के मेल पर जब परिवर्तन होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्यालय में विद्या प्लस आलय है, ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, लेकिन जब ये जुड़ जाते हैं तो एक विद्यालय बनते हैं सर। और सर व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन, जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे तत् प्लस लेन, यहाँ पर
त और ई दोनों मिल करके तल्लीन शब्द बनाते हैं। स्वर विसर्ग संधि विसर्ग के साथ स्वर अथवा विसर्ग के साथ व्यंजन के मेल को से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे सर मनः प्लस योग मनोयोग, और सर दुह प्लस कपट दुष्कपट इत्यादि। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? सर पृथ्वीराज रासो जो है आदिकाल का बहुत ही अच्छा ग्रंथ माना जाता है। यह हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। इसमें 69 समय में इनके भागों को बांटा गया है। 68 छंदों में इनकी रचनाओं को लिखा गया है। पृथ्वीराज चौहान और संघमित्रा के प्रेम का वर्णन किया गया है और इसकी रचना सरचंद बरदाई जी द्वारा की गई है। शब्द किसे कहते हैं? सर शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सर जैसे सिपाही है, तो सर ये तीनों वर्ण जो हैं अगर अलग अलग इनको एक साथ मिलाया जाए तो अगर क्रम से मिलाया जा रहा है तो ये एक शब्द सिपाही हो जा रहा है। लेकिन अगर पाहिशी कर दिया जाए तो ये कोई शब्द सर नहीं होता है, इसी को शब्द कहते हैं। ओके, आप गोरखपुर से, तो गोरखपुर के कुछ कवि रचनाकारों के नाम बता सकते हैं? यस सर, गोरखपुर के जो मशहूर रचनाकार हैं वो फिराक गोरखपुरी जी हैं, जिनको गुले नगमा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। और सर परमानंद श्रीवास्तव जी हैं, जो अभी हाल ही में गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर हैं। शंभुनाथ तिवारी जी हैं, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। और सर विद्यानिवास मिश्र जी हैं, जिन्होंने बहुत सारे निबंधों की रचना की हैं। और सर रामदरस मिश्र जी भी हैं गोरखपुर से। वेरी गुड। चलिए अमित, कुछ पूछना चाहेंगे आप हिंदी से रिलेटेड? आप कुछ पूछना Yes, चाहेंगे? sir. प्लीज़ पूछिए। मैम, जो मुहावरे और कहावतें आती हैं उनमें से कोई एक ऐसी कहावत बताइए जिससे हमें जो समाज में जाति पाति का अंतर है उसका पता चले। सर ऐसे तो कुछ नहीं याद पड़ रहा, लेकिन हम आपको लोकोक्ति बताना चाहेंगे। लोकोक्ति अधजल घघरी छलकत जाए। सर इससे का मतलब ये है कि थोड़ा सा ज्ञान है और बढ़ा चढ़ा के बहुत सारा उसका जो है वर्णन किया जा रहा है। यस सर। और जैसे मैम, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। सर इसमें यस सर, तेली जाति को नीचा दिखाया नीचा गया है। दिखा गया है। जरूरी नहीं थी एक विशेष जाति को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन मुहावरे से जाति पाति का अंतर पता चलता है। यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने अमित। और पावक में कौन सी संधि? सर पावक में जो है अयाद स्वर संधि है। इसमें पौ प्लस अक, पौ शब्द और अ शब्द ये दोनों मिल करके अ शब्द बना रहे हैं, पावक। ओके। और सर इसमें जो है ए ओ औ के बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है तो क्रमशः अय आय और अब आव हो जाता है। ओके। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे कहते हैं? सर खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को कहते हैं, जिसकी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा की गई है। और सर इसकी रचना 1912 ईस्वी में की गई है। यह 15 भागों में विभाजित है। और कुछ बलराम के पर्यायवाची बता सकते हैं आप? यस सर, बलराम की पर्यायवाची है दाऊ, बलभद्र, बलदाऊ इत्यादि। आपके फैमिली के बारे में कुछ बताइए हमें। सर फैमिली में जो है मेरे हस्बैंड हैं। ओके। 2 बच्चे हैं। हस्बैंड जो है पीएचडी कर रहे हैं अभी। ओके। JRF हैं। आपने बताया उन्होंने एनवीएस में भी वर्क किया है? यस सर। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर? यस सर, मैं भी वहाँ पे रही हूँ। वेरी गुड। तो आपने एनवीएस का माहौल देखा है? बहुत अच्छी तरह देखा है सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है NVS। क्या क्या चीज़ आपको एनवीएस के माहौल की अच्छी लगी? सर वहाँ पर जो प्रार्थनाएं होती हैं वो सभी धर्मों को समान रूप से उसमें महत्व दिया जाता है। वेरी गुड। सभी धर्मों की प्रार्थनाएं की जाती हैं। ओके। और सर वहाँ पर शारीरिक स्वास्थ्य के लिए खेल पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। बच्चों को खेल के द्वारा शिक्षा दी जाती है। मैंने देखा है सुबह शाम बच्चे 5 बजे से ही बिजी हो जाते हैं, उनको बुलाया जाता है, प्रार्थनाएं कराई जाती हैं, दौड़ाया जाता है। और सर वहाँ पर पर्व और त्यौहार चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, वहाँ पे मनाया जाता है स्कूल में। ये चीज़ आपको बहुत प्रभावित किया? बहुत प्रभावित की। और आप मोटिवेट हुए कि मैं एनवीएस में अपना करियर बनाऊँ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि दीज मेनी क्वेश्चंस वर इनफ। मुक्ता, आप कुछ पूछना चाहोगे मैडम से? यस, तो आप थोड़ा सा संज्ञा के बारे में बता दीजिए कि आप क्या जानते हो। मैम संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं।
संज्ञा से मैम 3 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। वे संज्ञाएं जिनसे हमें व्यक्ति विशेष का पता चलता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मोहन और इलाहाबाद इत्यादि। वे संज्ञाएं जिनसे हमें किसी जाति विशेष का पता चलता है उन्हें हम जातिवाचक संज्ञाएं कहते हैं, जैसे जानवर, लोमड़ी, मिठाई इत्यादि। वे संज्ञाएं जिनसे हमें किसी भाव अथवा गुण का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सुंदरता, मिठास, बुढ़ापा इत्यादि। वेरी गुड। वैसे तो आपने ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, पर मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है Yes, sir. कि हिंदी जब टीचर एंटर होते हैं क्लास में तो बच्चों में नॉर्मल सा फ्लो आता है, यानी कि एक मैथ्स के लिए क्रेज रहता है, साइंस के लिए क्रेज रहता है, तो हिंदी के लिए आप बच्चों को प्रेरित कैसे करेंगे कि इसमें अच्छे नंबर लाइए? आपके बेनिफिट की बात है और आप स्कोर कर सकते हैं बहुत अच्छे, मगर बच्चे इसको बहुत लीनियंट लेते हैं इन सब्जेक्ट्स को, तो रीज़न? सर ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे जो है हिंदी को पढ़ना नहीं चाहते हैं। Okay. बच्चे हिंदी को पढ़ना चाहते हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है Of course. और संविधान द्वारा मान्य राजभाषा भी है सर। और मैं इसको बच्चों के हिसाब से उन टीचिंग एड का प्रयोग करके चित्र और मैप बना करके बच्चों को समझाऊंगी, वेरी बताऊंगी। गुड। मीन्स आप बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि ये Yes, sir, लैंग्वेज बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। बिल्कुल इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। अब मैं आपसे एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और मेरे व्यूवर से भी पूछ रहा हूँ, जो बच्चों को मैं रिकमेंड करूंगा कि वो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं और देखते हैं मैडम इसका बात का क्या जवाब देती हैं। तो मैं चाहूँगा आपसे साधना जानना कि हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपका लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा आपसे, तो आप क्या जवाब देंगे? मीन्स आप मान लीजिए कि रियल में इंटरव्यू आपका चल रहा है एनवीएस का और हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या आप मेरे लास्ट क्वेश्चन का बारे में बता सकते हैं कि मेरा लास्ट क्वेश्चन क्या होगा आपसे? सर आपका लास्ट क्वेश्चन हो सकता है कि यदि मैं आपको सेलेक्ट करूं तो क्या होगा? अच्छा होगा? क्या होगा? अच्छा होगा कि बुरा होगा? Yes, sir. चलिए, आपने अपनी तरफ से अच्छा दिया, देखते हैं व्यूअर्स क्या कहते हैं। Yes. और फिर हम इसका बहुत बढ़िया आंसर बना के देंगे आप लोगों को, ठीक है? रियली प्राउड ऑफ यू, बहुत बढ़िया